बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन पीएमसी नेशनल एमडीके 2022 बायोलॉजी प्रिपरेशन सीरीज के हवाले से हम आज इनहेरिटेंस का आखिरी लेक्चर कंप्लीट करेंगे। तो हमारे आज की इस लेक्चर के अंदर जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसकी तरतीब कुछ इस तरह से होगी कि सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन, इस टॉपिक को भी हमें अच्छी तरह से कवर करना है। और इसमें जो डिफरेंट टाइप्स के ट्रेड्स होते हैं सेक्स लिंक ट्रेड्स ह्यूमन के अंदर, जैसे एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेड्स, एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेड्स और वाई लिंक ट्रेड्स, इन सब ट्रेड्स से आपको मुतारिफ करवाया जाएगा। और आखिर में आपको सेक्स इन्फ्लुएंस्ड और सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स, इनका भी बेसिकली तज़किरा नहीं है पीएमसी के सिलेबस के अंदर, लेकिन जब आप सेक्स लिंकेज को डील कर रहे होते हैं तो ये ट्रेड्स भी ऑटोमेटिकली बीच में इंक्लूड होते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हमने इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर एक्सप्लोर करने हैं। सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन। अच्छा, इससे पहले कि हम ह्यूमन में डिटेल में जाएं सेक्स लिंकेज के अंदर, तो यहाँ पर सेक्स लिंक्ड ट्रेड्स की टाइप्स आपने जहन में रखनी है। सेक्स लिंक्ड ट्रेड, सेक्स लिंक्ड ट्रेड्स। देखो, सेक्स लिंक्ड ट्रेड्स का मतलब क्या होगा? सेक्स लिंक्ड ट्रेड्स का मतलब होगा द ट्रेड्स विच आर कंट्रोल्ड बाय द जीन्स प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम, यानी एक्स या वाई के ऊपर मौजूद जीन्स के जरिए अगर कोई ट्रेड कंट्रोल हो रहा है तो वो सेक्स लिंक्ड ट्रेड है। जैसा कि ड्रोसोफिला में आई कलर आपने देखा। तो ये सेक्स लिंक्ड ट्रेड्स की फर्दर आगे टाइप्स होती हैं। इसकी फर्दर आगे 3 टाइप्स आपने याद रखनी है। उनमें से वन ऑफ देम आर कॉल्ड एक्स लिंक्ड ट्रेड्स, एक्स लिंक्ड। दूसरी टाइप को कहा जाएगा वाई लिंक्ड ट्रेड्स, वाई लिंक्ड। और तीसरी टाइप को कहा जाएगा एक्स वाई लिंक्ड। ये 3 टाइप्स कैसे हमने डिस्टिंग्विश की, इनमें फर्क क्या है? असल में तीनों का जो मोड ऑफ इनहेरिटेंस है मुख्तलिफ एक दूसरे से, और 3 टाइप्स में फर्क क्या है इसको जरा हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। ये आप समझ लें कि ये एक्स क्रोमोसोम है और ये है वाई क्रोमोसोम। दरअसल वैसे तो हमारे जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर होमोलोगस टू ईच अदर, लेकिन एक्स और वाई दे आर नॉट कंप्लीट होमोलोगस। एक्स क्रोमोसोम थोड़ा सा बड़े साइज का और वाई क्रोमोसोम थोड़ा छोटे साइज का है। आप ये देख रहे हैं एक्स और वाई क्रोमोसोम, इसमें सिर्फ ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है एक्स और वाई का, ये होमोलोगस रीजन है एक्स और वाई का। अगर किसी भी ट्रेड के जीन का लोकस इस आर्म के ऊपर मौजूद है, इस हिस्से के ऊपर, तो एग्जैक्टली इसी लोकस के ऊपर इसी ट्रेड का अलील आपको यहां पे भी मिलेगा। यानी ये वाले जो लोसाए होंगे ये तो दोनों क्रोमोसोम में रिप्रेजेंट हो रहे होंगे। जो लोसाए ये इन रीजन्स पर मौजूद होंगे, ये दोनों क्रोमोसोम्स में रिप्रेजेंट हो रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि ये होमोलोगस रीजन है। लेकिन इसके बरक्स ये जो 2 रीजन्स आपको नजर आ रहे हैं, दिस रीजन और दिस रीजन, ये एक्स और वाई का नॉन होमोलोगस रीजन है। तो ये जो नॉन होमोलोगस रीजन्स होते हैं, नॉन होमोलोगस रीजन, उनके ऊपर अगर किसी भी ट्रेड का लोकस यहां पर मौजूद है तो वो लोकस आपको वाई पे नहीं मिलेगा, वो लोकस वाई पे नहीं मिलेगा। और अगर किसी ट्रेड का कोई जीन अगर इस जगह पर मौजूद है तो वो भी वाई पर मौजूद नहीं होगा। लेकिन किसी ट्रेड के जीन का लोकस वाई के इस आर्म के ऊपर मौजूद है तो वो एक्स पर नहीं होगा। लिहाजा एक्स लिंक्ड ट्रेड्स हम उनको कहेंगे जिनके जीन लोसाए एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस रीजन के ऊपर पाए जाते हैं, इधर या इधर, ये होंगे एक्स लिंक्ड। इनका वाई के अंदर कोई लोकस नहीं होगा। अच्छा, वाई लिंक्ड ट्रेड्स होंगे जिनका जीन लोकस ये वाई के नॉन होमोलोगस रीजन पे प्रेजेंट होगा, इनका एक्स में कोई अल्टरनेटिव फॉर्म नहीं है। और जबकि एक्स एंड वाई लिंक्ड वो होंगे जिनका जीन लोकस ये एक्स और वाई के होमोलोगस रीजन, होमोलोगस आर्म के ऊपर प्रेजेंट है। लिहाजा इन जीन लोसाई की रिप्रेजेंटेशन दोनों क्रोमोसोम्स में होगी। अब इस लिहाज से आप देखिए ये 3 किस्म के ट्रेड्स बनते हैं। तो एक्स लिंक ट्रेड्स का मोड ऑफ इनहेरिटेंस वाई लिंक ट्रेड्स और एक्स वाई लिंक ट्रेड्स से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वाई लिंक ट्रेड्स का मोड ऑफ इनहेरिटेंस इसी तरह से इन दोनों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। और एक्स और वाई लिंक ट्रेड, इनका भी मोड ऑफ इनहेरिटेंस इन दोनों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इनमें से किसका मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑटोसोमल ट्रेड्स के साथ मैच करता है,
तो वो दरअसल एक्स वाई लिंक ट्रेड्स हैं जिनका मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑटोसोमल ट्रेड्स के साथ मैच करता है। इसी वजह से एक्स वाई लिंक ट्रेड्स को बाजुकात सूडो ऑटोसोमल ट्रेड्स भी कहा जाता है। दीज आर आल्सो कॉल्ड सूडो ऑटोसोमल ट्रेड्स, यानी ये हकीकत में तो सेक्स लिंक ट्रेड्स हैं लेकिन इनका मोड ऑफ इनहेरिटेंस जस्ट लाइक ऑटोसोमल ट्रेड है, देयरफॉर दे आर आल्सो नोन एज सूडो ऑटोसोमल ट्रेड्स, क्योंकि इनके केसेस में जो जीनोटाइप है वो कंप्लीट होता है, पेयर ऑफ जीन पे मुश्तमिल होगा। एक्स क्रोमोसोम के केस में, एक्स लिंक्ड ट्रेड्स के केस में या वाई लिंक्ड ट्रेड्स के केस में आपको जीनोटाइप मेल के अंदर इनकम्प्लीट मिलेगा। जैसे अभी यहाँ पर मैं टर्म्स आपको बता रहा था ना, तो यहाँ पर बीच में ये दो शायद रह गई कि इस जीनोटाइप को तो होमोजाइगस कहा जाएगा फीमेल के अंदर, इसको हेट्रोजाइगस, इसको होमोजाइगस, लेकिन ये जो है ना ये हेमीजाइगस है। यहाँ पर जब जीनोटाइप यूं कंप्लीट ना हो तो उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं, हेमीजाइगस। ये हेमीजाइगस डोमिनेंट और ये हेमीजाइगस रिसेसिव। तो मेल के अंदर आपको हेमीजाइगस वाली स्टेट्स नजर आएंगी, फीमेल में हेमीजाइगस स्टेट नहीं नजर आएगी। फीमेल के अंदर चूंकि एक्स यूं पेयर होता है एक्स का, तो लिहाजा यहाँ पर वो जीन हमेशा पेयर की फॉर्म में ही होंगे। तो ये टर्म जैसे आपसे किसी सवाल में पूछा जाए ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद द मेल इंडिविजुअल्स, तो हेमीजाइगस इज स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद द मेल इंडिविजुअल्स, ये फीमेल के साथ एसोसिएटेड नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखिए ये आपको सेक्स लिंक ट्रेड्स पता चल गए। सेक्स लिंक ट्रेड्स में ये 3 तरह के ट्रेड्स, इसमें हमने एक्स लिंक ट्रेड्स में भी 2 तरह के ट्रेड्स को फॉलो करना है, एक रिसेसिव नेचर के एक्स लिंक ट्रेड्स और दूसरे डोमिनेंट नेचर के एक्स लिंक ट्रेड। इन दोनों के मोड ऑफ इनहेरिटेंस में डिफरेंस होगा। अच्छा, अब देखो ह्यूमन में ये जो सेक्स लिंकेज इसको कैसे स्टडी किया जाएगा। ह्यूमन में हम कोई इस तरह डिजायर्ड क्रॉसेस नहीं परफॉर्म कर सकते। तो ह्यूमन में अमूमन जेनेटिक्स को स्टडी किया जाता है बाय मींस ऑफ पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री कहते हैं एक सिंबॉलिक चार्ट बनाया जाता है जिसमें हम फैमिली के अंदर मुख्तलिफ जनरेशन्स को सिंबॉलिकली शो करते हैं, मेल फीमेल्स के सिंबल्स बनाकर उनके दरमियान मैरिजेस शो करके इस तरह से ये पेडिग्रीज बनाई जाती हैं, जैसे आपको ये यहाँ पर ये पेडिग्रीज नज़र आ रही हैं। तो इन पेडिग्रीज के एनालिसिस के ज़रिए हम इनहेरिटेंस पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करते हैं कि ह्यूमन में फ्लां ट्रेड का इनहेरिटेंस कैसे हो रहा है, फ्लां का कैसे हो रहा है। वैसे हम क्रॉसेस खुद से परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इसके लिए जो हमने सिंबल्स बनाने, वो सिंबल्स ये यहाँ पे एनलिस्ट किए हैं। इन सिंबल्स को ज़रूर याद रखिएगा। इन सिंबल्स के वाले से भी सवाल बनते हैं, जैसे मेल को रिप्रेजेंट करने के लिए स्क्वायर और फीमेल के लिए सर्कल यूज़ किया जाएगा, और इनके दरमियान मेटिंग या मैरिज शो करने के लिए दरमियान में लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो इससे इनका हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप शो हो रहा है। लेकिन अगर 2 सिंबल्स के ऊपर से लाइन ड्रॉ की जाएगी तो ये लाइन इंडिकेट करती है कि दे आर सिस्टर एंड ब्रदर्स, दे आर नॉट हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड एंड वाइफ को शो करने के लिए दरमियान में लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये निकाह नामे वाली लाइन है। अच्छा, और जबकि अगर आपने ट्विन्स शो करने हैं तो ट्विन्स दिखाने के लिए आप इस तरह से ये बाइफोर्केट करेंगे, उनको एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होता हुआ दिखाएंगे। अगर डिफरेंट पॉइंट से, ये वाली जो लाइन थी इसकी डिफरेंट पॉइंट से अगर इसको ओरिजिनेट होता हुआ दिखाएंगे तो ये वैसे सिस्टर एंड ब्रदर्स होंगे, लेकिन अगर एक ही पॉइंट से उनको ओरिजिनेट होता हुआ दिखाएंगे तो ये ट्विन्स होंगे। और अगर ये डाइजाइगोटिक ट्विन्स हैं तो इनमें दरमियान में लाइन नहीं ड्रॉ की जाएगी, लेकिन मोनोजाइगोटिक ट्विन्स के केस में बीच में लाइन ड्रॉ कर दी जाएगी कि दे आर मोनोजाइगोटिक ट्विन्स। और अगर ये सेक्स मोनोजाइगोटिक ट्विन्स याद ही नहीं क्या आते थे, भूल गए जी बेटा। मोनोजाइगोटिक ट्विन्स याद ही नहीं आ रहे कौन से थे। मोनोजाइगोटिक ट्विन्स आइडेंटिकल ट्विन्स को कहते हैं ना, आइडेंटिकल ट्विन्स, और डाइजाइगोटिक ट्विन्स फ्रेटर्नल ट्विन्स को कहते हैं। यानी जो एक ही जाइगोट की डिवीजन के बाद 2 सेल्स बन जाएं और 2 फिर उससे एम्ब्रियो अराइज हों तो वो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं और वो 100% आइडेंटिकल होते हैं। लेकिन अगर 2 एग्स को 2 स्पर्म फर्टिलाइज करें, 2 अलग अलग जाइगोट बने, तो इस तरह से जो ट्विन बनेंगे वो डाइजाइगोटिक। तो डाइजाइगोटिक ट्विन्स। अच्छा, दूसरा यहाँ पर देखो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स जो है ना, यहाँ पर ये गलती दिखाई हुई है। मोनोजाइगोटिक ट्विन्स या तो ऐसे करके होंगे, मोनोजाइगोटिक ट्विन्स दोनों मेल होंगे ऐसे करके, या फिर दोनों फीमेल होंगी यूं। मोनोजाइगोटिक ट्विन कभी भी ऐसा नहीं होता, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, इसको ज़रा क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, मिस्टेक्स को अवॉइड किया करें। तो असल में मोनोजाइगोटिक ट्विन्स
या इस तरह के हो सकते हैं या फिर ऐसे। लेकिन जो डायजाइगोटिक ट्विन्स हैं वो ऐसे भी हो सकता है, ये मेल फीमेल भी हो सकता है, दोनों मेल भी हो सकते हैं, दोनों फीमेल भी हो सकती हैं। तीनों पॉसिबिलिटीज हैं डायजाइगोटिक ट्विन्स के लिए। अच्छा, यहाँ पर देखो अनस्पेसिफाइड सेक्स। अनस्पेसिफाइड सेक्स का मतलब है कि मेल फीमेल के अलावा अगर उसका सेक्स है, थर्ड जेंडर है, तो उसको कहते हैं अनस्पेसिफाइड सेक्स। तो वो फिर इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर आपने किसी इंडिविजुअल के अंदर किसी ट्रेट को शो करना है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना अफेक्टेड इंडिविजुअल, तो जरूरी नहीं है कि कोई डिजीज ही आप स्टडी कर रहे हैं, कोई नॉर्मल ट्रेड भी आप स्टडी कर सकते हैं और उस ट्रेड को आपने इंडिकेट करना है, तो आप सिंबल को यूं ब्लैक कर देंगे, दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ दैट ट्रेड। और अगर आप सिंबल हॉलो रखते हैं तो ये इंडिकेट करेगा कि द ट्रेड इज एब्सेंट। जैसे मिसाल के तौर पर हम हीमोफीलिया की बात करें, तो जिसके अंदर हीमोफीलिया होगा वहां पर हम ये ऐसे उसको ब्लैक कर देंगे, तो ये ट्रेड को इंडिकेट करने के लिए उसको ब्लैक कर दिया जाता है और उसको एब्सेंट करने के लिए हॉलो रखा जाता है। और हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल ऑटोसोमल केस में आपने इस तरह से दिखाने, आधा काला और आधा सफ़ेद। लेकिन जो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड्स होते हैं ना, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड, जैसे अभी हम एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड देखेंगे, ये हीमोफीलिया, तो हीमोफीलिया में जो हेट्रोजाइगस फीमेल होगी उसका सिंबल ये इस तरह से होगा, डॉट उसमें प्लेस किया जाएगा। तो ये ऑटोसोमल हेट्रोजाइगस है और ये सेक्स क्रोमोसोमल हेट्रोजाइगस है। और अगर स्टिल बर्थ हो, एबॉर्शन हो जाए, यानी बिफोर बर्थ उसकी डेथ हो गई ऑफस्प्रिंग की, तो फैमिली में इस तरह का कोई आपने डाटा इंडिकेट करना हो तो उसको इस तरह से इंडिकेट किया जाएगा। सो ये सारे सिंबल्स आपने अच्छी तरह ज़हनशीन कर लेने हैं। बता दें, ये जो हाफ डिब्बे बनाए हुए हैं और एक डॉट लगाया हुआ है, जो ये बेटे हेट्रोजाइगस स्टेट्स दिखाई हैं ऑटोसोमल जो ट्रेड्स होते हैं उस केस में, ऑटोसोमल ट्रेड्स के केस में। मिसाल के तौर पर हमने दिखाना है कि ईयर लोब के हवाले से हम ये शो करना चाह रहे हैं। ईयर लोब, तो ईयर लोब ये दो तरह की हो सकती है ना, एक फ्री और दूसरी अटैच, फ्री और अटैच। अच्छा, अब देखो जो फ्री ईयर लोब है वो इस तरह से कैपिटल ई भी हो सकती है और कैपिटल ई स्मॉल ई भी हो सकती है, और ये हमेशा स्मॉल ई है। तो अगर मैं ये ईयर लोब के हवाले से मैं शो करता हूँ ऐसे करके किसी इंडिविजुअल को, तो ये उसको मैं ऐसे आधा ब्लैक कर देता हूँ यूँ करके। तो अब मुझे बताइए कि ये जो इंडिविजुअल है ये मेल होगा या फीमेल है? ऑब्वियसली मेल बेटा, ये स्क्वायर है ना, ये क्या होगा, ये मेल होगा। और मेल हेट्रोजाइगस होगा या होमोजाइगस होगा? हेट्रोजाइगस। यानी ये वाला जीनोटाइप अगर मेल में आ जाए तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, और अगर ये वाला जीनोटाइप फीमेल में आ जाए तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर ये जीनोटाइप किसी मेल में आ जाए तो उसको यूं रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। और इसको कंप्लीट हम ब्लैक कर देंगे, ठीक है। और ये वाला जीनोटाइप अगर फीमेल में आ जाए तो यूं रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर अटैच ईयर लोब किसी मेल में आ जाए तो उसको हम यूं रिप्रेजेंट करेंगे। हम चूंकि फॉलो कर रहे हैं फ्री ईयर लोब को, तो फ्री ईयर लोब को हम डार्क करके शो करेंगे। अगर हम फॉलो कर रहे हो अटैच ईयर लोब को, तो फिर अटैच ईयर लोब के केस में आप ये सिंबल डार्क करते हैं। समझ आई बात? यानी जिस ट्रेड को फॉलो कर रहे हो, जिसको इंडिकेट करना हो, तो उसकी प्रेजेंस को शो करने के लिए डार्कनेस की जाती है, और जिसको हमने रिप्रेजेंट नहीं करना पेडिग्री के अंदर, तो उसको फिर हॉलो रहने दिया जाता है। ठीक है, थैंक यू सर। ओके जी। अच्छा, आप देखिए इस हवाले से, द पेडिग्री ड्रॉन टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ अ रिसेसिव एक्स-लिंक्ड ट्रेट इन ह्यूमन, द मेल विद द डिजीज विल बी रिप्रेजेंटेड बाय। आप रिसेसिव एक्स-लिंक्ड ट्रेट को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, कोई डिसऑर्डर है, और मेल के अंदर अगर वो डिजीज प्रेजेंट है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? हॉलो स्क्वायर, ब्लैक स्क्वायर, सर्कल तो नहीं होने चाहिए क्योंकि मेल की बात हो रही है ना, तो सर्कल वाले ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर दें। स्क्वायर, हॉलो या ब्लैक, बताइए क्या होना चाहिए? ब्लैक। क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि ट्रेड को जब इंडिकेट करना है तो ब्लैक करके इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा? द बी इज द राइट वन। अच्छा, अब देखो रिसेसिव एक्स-लिंक्ड ट्रेट में हीमोफीलिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पीएमसी ने खास तौर पे इसका जिक्र किया है। हीमोफीलिया ये एक ब्लड डिसऑर्डर है, दिस इज बेसिकली ब्लड डिसऑर्डर। और इस ब्लड डिसऑर्डर में क्या होता है?
इन दिस ब्लड डिसऑर्डर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स बिकम डिफेक्टिव। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स काफ़ी सारे हैं, ठीक है। तो ये जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, ये अगर डिफेक्टिव हो जाए, इनमें से कोई भी डिफेक्टिव हो जाए, तो ब्लड क्लॉट नहीं हो पा रहा होता। जैसे हीमोफीलिया की अब तक कोई 3 अक़साम दरियाफ्त हो चुकी हैं, हीमोफीलिया ए, बी और सी। हीमोफीलिया ए ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, उसको कहते हैं फैक्टर 8, उसके डिफेक्टिव होने की सूरत में पैदा होता है। ये फैक्टर 9 की डिफेक्टिव होने की सूरत में, और ये फैक्टर 11 के डिफेक्टिव होने की सूरत में। इसका ये मतलब नहीं है कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर सिर्फ 3 ही है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की एग्जैक्ट तादाद शायद ये कोई 15-16 से भी ज़्यादा है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स काफ़ी सारे हैं। तो बाज़ बच्चे समझ रहे होते हैं शायद ये 3 ही किस्म के ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। नो, हीमोफीलिया में सिर्फ 3 ही किस्म के ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर अब तक दरियाफ्त हुए हैं जिनमें डिफेक्ट आया है। हो सकता है आने वाले दिनों में कोई और हीमोफीलिया की टाइप डिस्कवर हो जाए जिसमें कोई और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का आपको उसकी कोई म्यूटेशन नज़र आ जाए, लेकिन फिलहाल हमारे पास जो पूरी दुनिया का डाटा उसमें सिर्फ ये 3 किस्म की हीमोफीलिया नज़र आ रहे हैं। इनमें भी सबसे ज़्यादा जो म्यूटेशन हमें मिली हैं वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 के जीन के अंदर मिली हैं। अगर इस ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 का जीन डिफेक्टिव हो तो ये फैक्टर डिफेक्टिव हो जाएगा और रिजल्ट में हीमोफीलिया ए हो जाएगा। तो 80% दुनिया में जो हीमोफीलियक्स प्रेजेंट हैं वो हीमोफीलिया ए का शिकार हैं, और बाकी 20% जो हीमोफीलियक्स हैं वो हीमोफीलिया बी का शिकार हैं। लेकिन हीमोफीलिया सी ये बहुत रेयर है, ठीक है। लेस देन 1% इंडिविजुअल्स जो हीमोफीलिया के शिकार हैं उनमें हीमोफीलिया सी मौजूद होगी। आप देखो ये जो पहले वाले जो दोनों डिसऑर्डर्स हैं ये दोनों रिसेसिव एक्स लिंक्ड हैं, जबकि ये जो तीसरा है हीमोफीलिया सी दिस इज रिसेसिव ऑटोसोमल ट्रेट। ये दोनों रिसेसिव एक्स लिंक्ड है और ये रिसेसिव ऑटोसोमल ट्रेट है। अच्छा, हम यहाँ पर ये हीमोफीलिया ए जो कि मोस्ट कॉमन टाइप है इसको फॉलो करेंगे। तो फर्ज कीजिए कि हीमोफीलिया ए, हम यहाँ पर जब भी हीमोफीलिया का जिक्र कर रहे होते हैं तो एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट द हीमोफीलिया ए। तो सपोज करो कि ये हीमोफीलिया इट इज़ कंट्रोल्ड बाय स्मॉल एच जीन, ठीक है। और जबकि इसके मुकाबले में जो नॉर्मल ब्लड है, द नॉर्मल ब्लड इट इज़ कंट्रोल्ड बाय कैपिटल एच, और कैपिटल एच इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल एच। ये जो कैपिटल एच है ये स्मॉल एच के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंट है। लिहाजा यहाँ पर हमारे पास जो जीनोटाइप्स की पॉसिबिलिटी है वो क्या होगी। अच्छा, जीनोटाइप्स की तरफ जाने से पहले एक और पॉइंट की तरफ ज़रा तवज्जो कीजिएगा। बाज़ औक़ात हम यहाँ पे सवाल पूछते होते हैं कि 80% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हीमोफीलिया। तो बच्चे फ़ौरन भाग के हीमोफीलिया ए पिक करते हैं। तो आप ज़रा सोचो कि क्या दुनिया की 80% आबादी हीमोफीलिया ए का शिकार होगी? नो सर। ठीक है, तो ये केयरफुल रहना है। 80% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन नहीं, 80% ऑफ हीमोफीलियक्स इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जितने भी हीमोफीलियक्स पाए जाते हैं उनके 80% अफराद हीमोफीलिया ए का शिकार हैं। अगर ये बात यूं पूछी जाए फिर तो हीमोफीलिया ए को पिक करें, अदरवाइज नहीं। और इसी तरह से ये बाकियों के मुतालिक भी। अच्छा, तो अब देखो कि यहाँ पर इनके जो जीनोटाइप्स हैं, जीनोटाइप्स इनके क्या पॉसिबल हैं। तो इनके जीनोटाइप्स यूँ पॉसिबल हैं कि अगर किसी फीमेल के पास ये कैपिटल एच मौजूद है तो ये फीमेल नॉर्मल ब्लड रखती होगी, और इसका सिंबल क्या होना चाहिए? इसका सिंबल हॉलो करेंगे या डार्क करेंगे? हॉलो। क्यों हॉलो करेंगे? बिकॉज वी आर फॉलोइंग द हीमोफीलिया नॉट द नॉर्मल ब्लड। अगर हम नॉर्मल ब्लड को फोकस कर लें, नॉर्मल ब्लड को फॉलो करें, तो फिर हमें इस नॉर्मल वाले इंडिविजुअल को डार्क करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा था ना कि जिस ट्रेड को हम फॉलो कर रहे होंगे उसका सिंबल हमने डार्क करना है। तो चूंकि हम हीमोफीलिया को ट्रेस कर रहे हैं तो इस वजह से जो इसकी अल्टरनेटिव फॉर्म है उसमें हम वो ट्रेड इंडिकेट नहीं कर रहे, तो उसको हॉलो रखेंगे। अच्छा, अब देखो इस केस में ये जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल होगी, जैसे कैरियर कहा जाता है कैपिटल एच स्मॉल एच के साथ, तो इसका सिंबल ये ऐसे हो जाएगा। और इसमें ये होमोजाइगस रिसेसिव स्मॉल एच, अब यहाँ पर डिसऑर्डर मौजूद है और इसको हम जी डार्क कर देंगे। ठीक हो गया। अगर पूरी दुनिया की ख़वातीन में जीनोटाइप्स को चेक किया जाए हीमोफीलिया के हवाले से, तो आपको कितनी ख़वातीन में प्रोबेबिलिटी की लिहाज से बात कर रहे हैं हम, एक्चुअल नहीं, ठीक है,
तो देखो पूरी दुनिया में जितनी भी खवातीन मौजूद हैं उनका जीनोटाइप या तो ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है। तो थ्योरेटिकली प्रोबेबिलिटी क्या बनती है हीमोफीलियक्स की फीमेल पॉपुलेशन के अंदर, थ्योरेटिकली बात कर रहा हूँ, नॉट प्रैक्टिकली, ठीक है। थ्योरेटिकली क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है कि 3 किस्म की खवातीन में से कितने अफेक्टेड आपको दिखाई दे रहे हैं? 1 तो 1/3 का मतलब क्या होता है? दैट इज 33% अप्रोक्सीमेटली। तो ये 33% प्रोबेबिलिटी फीमेल पॉपुलेशन में है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है बेटा कि पूरी दुनिया की 33% खवातीन की जो आबादी है वो हीमोफीलिया का शिकार है, ठीक है। इसको आप इस तरह से इंटरप्रेट मत कीजिएगा। ये मैंने थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी बताई है, प्रैक्टिकली ज़रूरी नहीं है कि इतने अफराद यूँ हीमोफीलिया का शिकार हों, लेकिन थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी इतनी बनती है। ये क्यों मैंने पॉइंट आउट किया, इसको हमने असल में कंपेयर करना है। अच्छा, आप देखो दूसरी तरफ मेल के अंदर अगर आप देखें तो मेल के पास एक एक्स होता है, दूसरा वाई, तो ये एक्स लिंक ट्रेट है, इसका जीन सिर्फ एक्स पे प्रेजेंट होगा, वाई पे नहीं। लिहाजा मेल इंडिविजुअल अगर ये कैपिटल एच पोजेस करता है तो ऐसी सूरत में ये नॉर्मल होगा और इसका सिंबल ये हॉलो स्क्वायर, और अगर किसी मेल के पास मौजूद हुआ स्मॉल एच तो ऐसी सूरत में उसका सिंबल यूँ डार्क कर दिया जाएगा, डार्क स्क्वायर। तो अब देखो पूरी दुनिया में जितने नॉर्मल मेल्स हैं उनका जीनोटाइप ऐसा है और जितने अफेक्टेड मेल हैं उनका जीनोटाइप ऐसा है। यानी मेल में से 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, या अफेक्टेड या नॉर्मल, वो कैरियर वाली स्टेट नहीं आ सकती। तो अफेक्टेड होने का यहाँ पर चांस, थ्योरेटिकल चांस कितना है? 1/2, ठीक है। यहाँ पर थ्योरेटिकल चांस 1/2 है। तो इसका भी ये मतलब मत लीजिएगा कि भाई पूरी दुनिया की 50% जो मेल आबादी है वो हीमोफीलिया का शिकार है, ये मतलब नहीं है इसका, ठीक है। ये थ्योरेटिकल चांस बताया, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स हैं जो इसको इनहिबिट कर रहे हैं और अल्लाह ताला की रहमत भी शामिल है, ठीक है। तो इस वजह से इतने अफराद हीमोफीलिया का शिकार नहीं है, बट थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी इज देयर। लेकिन अगर आप इन दोनों केसेस में ये जो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटीज इनको कंपेयर करें, इधर 1/3 चांस था, इधर 1/2, तो विच इंडिविजुअल्स हैव मोर चांस, विच पॉपुलेशन हैज मोर चांस? फीमेल पॉपुलेशन में ज्यादा चांसेस हीमोफीलिया का या मेल पॉपुलेशन में? सर फीमेल में 1/3 ये बड़ी वैल्यू है या 1/2 बड़ी वैल्यू है? मेल में सर, मेल तो मैं में कैरियर को 1/2 का मतलब होता है 50% और इधर 33%। तो चांस यहाँ पर आपको थ्योरेटिकली मेल में ज्यादा नजर आ रहा है। और ये बात हकीकत है कि प्रैक्टिकली भी आप अगर हीमोफीलियक्स का डाटा कलेक्ट करें पूरी दुनिया से कि जितने भी अफराद हीमोफीलियक्स आपको मिलेंगे उसमें मेल हीमोफीलियक्स की तादाद ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द फीमेल हीमोफीलियक्स। तो आपने इस पॉइंट को अब ज़हनशीन कर लेना है कि जो रिसेसिव एक्स लिंक्ड ट्रेट्स हैं दे आर कॉमन इन मेल देन फीमेल। ये मेल में ज्यादा कॉमन है देन फीमेल के मुकाबले में। वो क्यों? उसकी वजह यह है कि मेल नीड्स ओनली वन रिसेसिव जीन टू बी हीमोफीलियक, दैट इज स्मॉल एच। अगर आ गया तो हीमोफीलियक, बट फीमेल हीमोफीलियक हमेशा उस सूरत में हो सकती है अगर उसके पास 2 रिसेसिव जीन आए। अगर उसके पास 1 रिसेसिव जीन है तो कैरियर रहेगी, हीमोफीलियक नहीं होगी। तो ये दोनों रिसेसिव जीन किस सूरत में आ सकते हैं? अगर उस फीमेल का फादर हीमोफीलियक है तो, और साथ उसकी मदर कैरियर हो। और ये बहुत ही रेयरली होगा कि भाई बाप भी हीमोफीलियक है, माँ उसकी कैरियर है। तो ये उसी सूरत में हो सकता है अगर किसी फैमिली में ये ट्रेड रन कर रहा है और वो विद इन फैमिली मैरिजेस किए चले जा रहे हैं तो वहाँ पर फिर ये ऐसा चांस हो सकता है। अदरवाइज बहुत रेयर चांस होता है। यानी इससे हमें एक और चीज़ पता चली कि जो भी हीमोफीलियक फीमेल होगी उसका बाप कैसा होगा? हीमोफीलियक होगा या नॉर्मल हो सकता है? नॉर्मल होने का कोई चांस नहीं है, वो लाजमी हीमोफीलियक होगा, ठीक है। तो अब इसको देखो यहाँ पे पेडिग्री के अंदर ट्रेस करते हैं। तो पेडिग्री में आप ये ट्रेड यहाँ पर कलर्ड पेडिग्री हो तो हम वो डार्कनेस को रेड से बदल देते हैं, इसको रेड से शो करते हैं। तो ये देखो फादर ये हीमोफीलियक है, इसकी जो वाइफ है ये नॉर्मल है, और इनके यहाँ जो डॉटर पैदा हुई है वो आपको ये कैरियर दिखाई दे रही है, ठीक है। ये बाप जो था हीमोफीलियक था और यहाँ पर जो
डॉटर पैदा हुई है तो वो कैरियर है। असल में यहाँ पर हीमोफिलिक डॉटर तब पैदा होती जब ये अगर मदर mother कैरियर mutated होती। होती। अच्छा देखो यहाँ पर एक और बात भी कंक्लूड हुई है, वो क्या कि एक हीमोफिलिक फीमेल का फादर क्या होगा, लाजमी हीमोफिलिक होगा, लेकिन एक हीमोफिलिक फादर की डॉटर क्या होगी, क्या वो लाजमी हीमोफिलिक होगी, ये जरूरी नहीं है। सर कैरियर होगी वो कैरियर तो जरूर होगी, लेकिन और वो अफेक्टेड भी हो सकती है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि हीमोफिलिक फादर की डॉटर हमेशा हीमोफिलिक होगी, ये गलत है कॉन्सेप्ट। ठीक है, वो हीमोफिलिक हो सकती है, वो कैरियर भी हो सकती है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन ये कहा जाए कि वो हमेशा हीमोफिलिक गलत है। बट हीमोफिलिक डॉटर मस्ट possesses हीमोफिलिक फादर। सही है, तो इन दोनों कंसेप्ट को ज़हनशीन कर लें। अच्छा, तो अब देखो इस फादर का ट्रेड इसकी डॉटर के जरिए इसके ये मैटरनल ग्रैंडसन में ट्रांसमिट हुआ है। सो दिस काइंड ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। इसको कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, या इसको जिग जैग इनहेरिटेंस भी कहा जाता है, जिग जैग या क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो हीमोफीलिया में ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस नजर आ रहा है। इसमें खास बात क्या होती है कि बीच में कोई एक जनरेशन स्किप हो रही होती है और उसके बाद फिर ये ट्रेड अपीयर होता है। और आपको पेडिग्री के अंदर ये जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड है, एक तो ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करेंगे। देखो इनकी ये जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये याद रखनी है। बाजू कहते हैं एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड, ये करेक्ट अबाउट एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड। तो ये कैरेक्टर सारे ज़हनशीन कर लें। पहली बात मैंने बताई कि इसमें क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पाया जा रहा है। दूसरा, आपको पेडिग्री में लाजमी कोई ना कोई कैरियर इंडिविजुअल दिखाई देगा और कैरियर का सिंबल ये वाला होना चाहिए। तीसरा, आपको पेडिग्री के अंदर ज्यादा अफेक्टेड अफराद मेल दिखाई देंगे देन फीमेल। आप देखो ये 2 मेल अफेक्टेड नजर आ रहे हैं, फीमेल इधर कोई भी नजर नहीं आ रही। अच्छा, पेडिग्री एनालाइज करते हुए आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी जनरेशंस आर शोन इन द पेडिग्री। सो ये 1 जनरेशन, 2 जनरेशन और उसके बाद फिर ये 3rd जनरेशन। तो 3 जनरेशन यहाँ पे इंडिकेट किए हैं। आप इसको अलग जनरेशन नहीं मानेंगे, ठीक है, ये यही वाली जनरेशन है। तो 3 जनरेशन यहाँ पे इंडिकेट किए हैं। यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि भाई यहाँ पर मेल टू फीमेल रेशो क्या दिखाया हुआ है, और यह भी कहा जा सकता है कि अफेक्टेड टू नॉर्मल रेशो क्या दिखाया हुआ है इस पेडिग्री के अंदर। तो यूं पेडिग्री दिखा के ये कई एक सवालात हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपने इन तमाम पॉइंट ऑफ व्यू से पेडिग्री को एनालाइज करना है। अच्छा, पेडिग्री में समटाइम रिलेशनशिप्स भी पूछी जाती हैं, जैसे इन 2 अफेक्टेड लोगों के दरमियान रिलेशनशिप क्या है कि ये ग्रैंडसन और ग्रैंडफादर हैं, ठीक है, मैटरनल ग्रैंडफादर और ये मैटरनल ग्रैंडसन। जैसे इस वक्त ये 2 और 4 के दरमियान में आपसे रिलेशन पूछता हूं कि बताइए 2 इज डैश ऑफ द 4 इंडिविजुअल इन द पेडिग्री। तो ये 2 क्या है, मैटरनल ग्रैंडफादर यानी नाना, और ये 4 इसका नवासा है। तो इस तरह की ना यूं रिलेशनशिप्स भी पूछी जाती हैं, इन पे भी आपका फोकस होना चाहिए। इसके अलावा इनके वो क्रॉसेस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, प्रोबेबिलिटीज पूछी जा सकती हैं। जैसे आप देखिए, which genetic disorder has more probability in the male population? Recessive X-linked trait. Good. Or which of the following is the autosomal recessive trait? Hemophilia C. Hemophilia C. आप ये मत समझे कि सारी हीमोफिलिया सेक्स लिंक्ड होते हैं। हीमोफिलिया सी इज ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। एंड व्हाट परसेंट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज अफेक्टेड बाय द हीमोफिलिया ए? नहीं सर, नन ऑफ देम। नन ऑफ देम। ये बेटा मैंने ना बताया होता ना तो आपने 80% फॉरन से कहना था, ठीक है, जितना जल्दी आप बोलती हैं। तो यहाँ पर आंसर आएगा नन ऑफ देम। अच्छा जी, तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट में एक और कलर ब्लाइंडनेस, अगरचे कलर ब्लाइंडनेस उन्होंने वैसे इंडिकेट नहीं किया हुआ, लेकिन जो कि पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस जस्ट लाइक हीमोफिलिया है, तो इस वजह से इसको भी आप ज़रूर कंसिडर करें। कलर ब्लाइंडनेस का ताल्लुक जो है वो हमारी कलर विजन, यानी जो हम देखते हैं तो रंग बिरंगे कलर्स नज़र आते हैं, उसके साथ है। और ये परसेप्शन हमारी रेटिना ऑफ आई के अंदर मौजूद कोन सेल्स के साथ है। कोन सेल्स और रॉड सेल्स, ये 2 किस्म के सेल्स हैं। आप देख रहे हैं ये कोन सेल और ये रॉड, इस तरह से ये लंबे लंबे सेल्स हैं।
तो रॉड सेल्स ये दो किस्म के हैं, ये आपको ब्लैक और ये वाइट नजर आ रहे हैं, ये ब्लैक एंड वाइट विजन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कौन सेल्स आपको ये तीन किस्म के नजर आ रहे हैं, आपको ये एक रेड कलर का और एक ये ब्लू कलर का और एक ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, ठीक है। असल में कौन सेल्स के अंदर कुछ पिगमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से ये रेड, ग्रीन और ब्लू हैं। दीज आर थ्री प्राइमरी कलर्स, इन तीनों को क्या कहते हैं, प्राइमरी कलर्स। दीज थ्री आर प्राइमरी कलर्स, और इनमें ये रेड, ग्रीन और ब्लू, ये तीनों को प्राइमरी कलर्स कहा जाता है। तो इसमें आप देखिए रेड कलर का जो ऑप्शन होता है, इन रॉड्स और कोन्स के अंदर जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहते हैं ऑप्शंस। अगर ये कोन्स के अंदर मौजूद हों तो इन्हें कहा जाएगा आइडोप्सिंस, आइडोप्सिंस। और अगर रॉड्स के अंदर मौजूद हो तो इनको कहा जाएगा रोडोप्सिंस, रोडोप्सिंस, ठीक है। तो ये जो आइडोप्सिंस हैं ये तीन किस्म के हैं। एरिथ्रोलैब, एरिथ्रोलैब इज रेड ऑप्शन, जबकि साइनोलैब इज द ब्लू ऑप्शन, और जबकि क्लोरोलैब इज द ग्रीन ऑप्शन। कॉमनली इसको ऑप्शन कह देते हैं, अदरवाइज ये आइडोप्सिन है। तो ये तीन किस्म के आइडोप्सिन्स इन तीन किस्म की कोन्स के अंदर मौजूद हैं, जिससे हमें ये कलर विजन हासिल हो रही होती है। तो इसमें देखो नॉर्मल कलर विजन, जिसमें ये तीनों कोन्स बिल्कुल नॉर्मल है, इनके पिगमेंट बिल्कुल नॉर्मल है, इस नॉर्मल कलर विजन को कहते हैं ट्राइक्रोमेसी। लेकिन अगर इसके मुकाबले में कोई भी एक कोन डिफेक्टिव हो जाए तो दिस प्रॉब्लम इज नोन एज डाइक्रोमेसी, डाइक्रोमेसी। और अगर दो डिफेक्टिव हो जाए तो इसे कहा जाएगा मोनोक्रोमेसी। सो बोथ ऑफ देम आर एक्चुअली द कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस की दो मेजर टाइप्स हैं, डाइक्रोमेसी एंड द मोनोक्रोमेसी। ट्राइक्रोमेसी इज नॉर्मल कलर विजन। अच्छा, इसमें अब देखो किसी शख्स में अगर ये जो रेड ऑप्शन था एरिथ्रोलैब ये डिफेक्टिव होता है तो ऐसी सूरत में जो डाइक्रोमेसी बनेगी वो प्रोटेनोपिया कहलाएगी। क्लोरोलैब के डिफेक्टिव होने से ड्यूटेरोनोपिया और साइनोलैब के डिफेक्टिव होने से ट्राइटेनोपिया यहाँ पर बनेगा, ठीक है। और जबकि ये जो ज़्यादातर जो हमें कलर ब्लाइंडनेस होती है, ये प्रोटेनोपिया रेड कलर ब्लाइंडनेस, ड्यूटेरोनोपिया ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस और ट्राइटेनोपिया ब्लू कलर ब्लाइंडनेस। लेकिन ज्यादातर अफराद में जो कलर ब्लाइंडनेस पाई जाती है उसे कहते हैं रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, एंड दिस इज बेसिकली अ ब्लू कोन मोनोक्रोमेसी। यानी मोनोक्रोमेसी इज मोर कॉमन देन डाइक्रोमेसीज। मोनोक्रोमेसी में भी कौन सी मोनोक्रोमेसी, ब्लू कोन मोनोक्रोमेसी या रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इज मोर कॉमन। उसकी वजह यह है कि ये जो रेड और ग्रीन ऑप्शन के जीन्स हैं दे आर वेरी क्लोजली लिंक्ड ऑन द एक्स क्रोमोसोम। इस वजह से एक के अंदर अगर म्यूटेशन हो तो दूसरा भी अफेक्ट हो रहा होता है उसकी वजह से। तो इस वजह से ये दोनों का इंडिविजुअली मिलना बहुत मुश्किल होता है। अक्सर जिन लोगों में ये रेड ऑप्शन डिफेक्टिव हो तो ग्रीन भी उनमें डिफेक्टिव होगा, तो वो रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस का शिकार हो जाएंगे। तो ये दोनों दरअसल रिसेसिव एक्स लिंक्ड ट्रेड्स हैं। दीज टू आर रिसेसिव एक्स लिंक्ड, लेकिन ये एक ऑटोसोमल ट्रेट है। दिस इज ऑटोसोमल ट्रेट। अच्छा, अब देखो इस हवाले से हम अगेन पेडिग्री अगर फॉलो करें, बस वो सिंबल चेंज करना है। यहाँ पर हम कलर ब्लाइंडनेस को शो करेंगे, कलर ब्लाइंडनेस इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल सी, और जबकि नॉर्मल कलर विजन इसके मुकाबले में द नॉर्मल कलर विजन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी। तो अब इस मेल के अंदर ये कलर ब्लाइंडनेस मौजूद है, इधर फीमेल के अंदर ये कलर ब्लाइंडनेस मौजूद नहीं है, नॉर्मल है। डॉटर कैरियर पैदा हुई है, फिर उसी तरह से तो वही जिग जैग पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसमें भी उसी तरह के सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोसोमल डिसऑर्डर। ऑटोसोमल डिसऑर्डर कौन सा था? ग्रीन वाला नहीं, ब्लू कलर ब्लाइंडनेस इज ऑटोसोमल। दिस इज ऑटोसोमल। रेड और ग्रीन ये तो रिसेसिव एक्स लिंक्ड है और ये भी रिसेसिव एक्स लिंक्ड है। इफ अ कैरियर वुमन गेट मैरिड टू अ मैन हैविंग नॉर्मल कलर विजन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चाइल्ड विद द नॉर्मल कलर विजन इन देयर ऑफस्प्रिंग। तो देखो इसमें वुमेन जो दिखाई है, वुमेन, उसका जीनोटाइप क्या होगा? एक्स कैपिटल सी और एक स्मॉल सी। कैरियर दिखाई है ना, और जबकि मैन, ये सर एक कैपिटल आ जाएगा, एक स्मॉल आ तो जाएगा। मैन नॉर्मल है, कैपिटल सी एक्स कैपिटल सी,
अच्छा, उसके बाद फिर देखो, और वाई आएगा साथ मैन के। जी बेटा सर वाई के साथ, मैन के साथ एक वाई नहीं लगाएंगे? बिल्कुल आएगा, यस सर। हाँ जी। अच्छा, तो फिर देखो बेटे, ये इसमें दो तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, और यहाँ से इधर सी नहीं आएगा, सॉरी। अच्छा, और यहाँ पर भी 2 टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। तो अब आप देखो, अगर ये फर्टिलाइज करता है इसके साथ, तो ऐसी सूरत में क्या पैदा होगा? नॉर्मल। नॉर्मल फीमेल। अगर ये इसके साथ फर्टिलाइज करे तो क्या पैदा होगा? नॉर्मल बॉय। नॉर्मल मेल। और अगर ये इसके साथ फर्टिलाइज करे तो क्या पैदा होगा? सर कैरियर। और ये इसके साथ फर्टिलाइज करे तो क्या पैदा होगा? अफेक्टेड। सर अफेक्टेड होगा वो। तो चांस क्या बना, पूछा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 25%। चाइल्ड विद नॉर्मल कलर विजन, तो नॉर्मल कलर विजन के साथ चाइल्ड की दो हैं। प्रोबेबिलिटी क्या है? 50%। 50% है। सर देखें वो 2 है ना नॉर्मल जो है। सर 2। बेटे, ये जो कैरियर होता है इसको भी नॉर्मल कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो नॉर्मल कैरियर। आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो डिजीज्ड है, उसको भी नॉर्मल में शुमार किया जाएगा। इसकी कलर विजन अगर फिनोटिपिकली देखा जाए ना, तो ये नॉर्मल है इंडिविजुअल बिल्कुल। तो इस वजह से प्रोबेबिलिटी ऑफ चाइल्ड विद नॉर्मल कलर विजन इन देयर चिल्ड्रन, तो आप ये एक अफेक्टेड है उसको इग्नोर कर दें, बाकी 3 नॉर्मल है, तो 3/4। तो 3/4 को परसेंटेज में क्या लिखेंगे हम? तो 75% इज द आंसर। सो कैरियर को मैंने अफेक्टेड ले लिया। ठीक है, सो 75% मस्ट बी द राइट आंसर। यस गुड। अगर यहाँ पर इसी सवाल के अंदर ये आपसे अफेक्टेड पूछता तो क्या आंसर बनता? 25%। 25%। और अगर ये कहता कि चाइल्ड के बजाय यहाँ पर सन मेंशन किया हुआ था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कलर ब्लाइंड सन, तो कलर ब्लाइंड सन की क्या प्रोबेबिलिटी होती? सर 25%। नहीं, फिर 50% हो जाती। यही तो मैं सर कैसे? जी बेटा देखो, ये चाइल्ड की जगह अगर सन यहाँ पे मेंशन होता और आपसे Yes, sir. नॉर्मल कलर विजन पूछा जाता या फिर कलर ब्लाइंडनेस, तो फिर आपने सिर्फ सन में से उसको कैलकुलेट करना था। तो 2 सन में से जी, sir. एक अफेक्टेड है और एक नॉर्मल है, तो 50-50 चांस है। तो सन या डॉटर पूछा जाए तो फिर आपने सन या डॉटर में से कैलकुलेट करना है, लेकिन सन या डॉटर ना पूछा जाए तो ओवरऑल चिल्ड्रन से। जी बेटा, स्टेटमेंट के एंड पे चिल्ड्रन है ना, इस वजह से। हाँ जी। और अगर यहाँ पे सन है तो फिर हमें बेशक देखना था सन स्टेटमेंट में। के आखिर में चिल्ड्रन हो, लेकिन अगर वो यहाँ पे कहते हैं ना प्रोबेबिलिटी ऑफ सन विद नॉर्मल कलर विजन इन देयर चिल्ड्रन, बेशक चिल्ड्रन वर्ड हो, लेकिन जब उसने सन कह दिया ना, तो वो सन को फिर आपने सन वाली पॉपुलेशन में से, यानी जो 2 तरह के सन है उसमें से आपने वर्कआउट करना है। सन की प्रोबेबिलिटी आप बताना चाह रहे हो ना, इस तरह से। ठीक है सर। जैसे ये सवाल आपके सामने आ गया, देखो, इफ अ कैरियर वुमन गेट मैरिड टू अ मैन हैविंग नॉर्मल कलर विजन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सन विद नॉर्मल कलर विजन इन देयर चिल्ड्रन? अब यहां पे सन, इस पे फोकस कीजिए, सो 50%। तो आंसर आएगा 50%। समझ गए अब? जी सर। और अगर ये सन मेंशन ना होता तो सिर्फ ये चाइल्ड पूछा जाता है, कलर ब्लाइंड नॉर्मल कलर विजन वो 75%, और कलर ब्लाइंड तो फिर वो 25% हो जाना था। अच्छा, अब देखो, इफ अ मदर इज हेटेरोजाइगस फॉर अ रिसेसिव सेक्स लिंक्ड ट्रेट। अच्छा, एक और बात यहाँ पर ना, अक्सर क्वेश्चन की वर्डिंग के अंदर ये लिखा हुआ नजर आता है हमें, रिसेसिव सेक्स लिंक्ड, इधर रिसेसिव एक्स लिंक नहीं लिखा, क्या लिखा है? रिसेसिव सेक्स लिंक। तो याद रखो, जब भी वर्डिंग में रिसेसिव सेक्स लिंक्ड ट्रेट का जिक्र आ रहा है ना, सेक्स लिंक, तो उसका पूछने वाले का मतलब जो है ना वो एक्स की तरफ ही होता है। तो आप ये सेक्स को एक्स के साथ रिप्लेस कर लिया करें, ये वाई क्यों नहीं पूछ रहा होगा उस वक्त। ये अक्सर बुक्स के अंदर ये वर्डिंग आपको मिलेगी, या जो भी क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे उनमें ये वर्डिंग मिलेगी। तो जब भी ये सेक्स लिंक ट्रेट का आमतौर पर जिक्र आ रहा होता है तो उससे मतलब क्या होता है? एक्स लिंक्ड। हालांकि सेक्स लिंक ट्रेड की और भी टाइप्स है ना, हमने डिस्कस किया था, वाई लिंक्ड भी हो सकते हैं, वो एक्स वाई लिंक्ड भी हो सकते हैं। लेकिन जब भी वो सेक्स लिंक ट्रेड के बारे में सवाल पूछेगा तो उसमें आमतौर पर उसका इशारा किसकी तरफ होगा?
एक्स की तरफ। तो ये जहन में रहे आपके, ठीक है। इधर कंफ्यूजन हो जाती है बास बच्चों को और वो परेशान हो जाते हैं कि ये क्या कह रहा है ये। अच्छा, तो इफ अ मदर इज हेट्रोजाइगस फॉर द रिसेसिव सेक्स लिंक्ड ट्रेट एंड हर हस्बैंड हैज द डोमिनेंट अलील, ये हेट्रोजाइगस है यानी कैरियर है, कैरियर, और जबकि हस्बैंड के बाद डोमिनेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द प्रोबेबिलिटीज फॉर देयर चिल्ड्रन। ये वही सिचुएशन बन गई है कि ये कैरियर वुमेन और जबकि इसकी शादी हो चुकी है एक नॉर्मल मेल के साथ। किसकी किस्मत खराब होगी, वाइफ की या हस्बैंड की इस कपल के केस में? किस हस्बैंड की खराब होगी। बस नहीं, किसी की खराब नहीं, अल्लाह की मर्जी है, जोड़े आसमानों में बनते हैं ना बेटा। तो ये बहरहाल इनकी मैरिज हो गई है और अब इनकी ऑफस्प्रिंग के अंदर आपने प्रोबेबिलिटीज के मुतालिक कंक्लूड करना है कि क्या दुरुस्त है। ऑल ऑफ देयर सन्स विल हैव द रिसेसिव ट्रेट। देखो जो सन पैदा होंगे उनमें रिसेसिव ट्रेट होगा, सबके अंदर नहीं होगा उनमें, क्योंकि देखो इसका है, सपोज करो ये कैपिटल एच और इधर स्मॉल एच ले लें हम, इधर है एक्स कैपिटल एच और इधर वाई ले लें। तो अब यहाँ पर देखो इनके पास जो ये जिसके साथ फर्टिलाइज करेगा तो उसमें ये फीमेल नॉर्मल, ठीक है। अगर ये इसके साथ फर्टिलाइज करता है तो मेल नॉर्मल, ठीक है। ये इसके साथ फर्टिलाइज करता है तो फीमेल कैरियर, और ये इसके साथ फर्टिलाइज करता है तो मेल अफेक्टेड। तो पहला ऑप्शन क्या था कि ऑल ऑफ देयर सन विल हैव द रिसेसिव ट्रेट। दुरुस्त है ये बात, आपने ट्रू चूज करना है, ठीक है। तो क्या ये दुरुस्त होगी बात? नो, दिस इज फॉल्स। सारे के सारे तो रिसेसिव, सारे के सारे सन में रिसेसिव ट्रेट तो नहीं आया ना, आधों में आया आधों में नहीं आया, तो इसका मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट। हाफ ऑफ देयर सन विल हैव द रिसेसिव ट्रेट, यस दिस इज ट्रू, यस 50%, ठीक है ना, ये ट्रू है। नन ऑफ देयर सन विल हैव द रिसेसिव ट्रेट, ये भी बात गलत है, पहली भी गलत है, ये तीसरी भी। ऑल ऑफ देयर डॉटर विल बी हेट्रोजाइगस, सारी हेट्रोजाइगस तो नहीं है, बिल्कुल क्वाइट नॉर्मल भी आई है, तो इसका मतलब है कि ये भी गलत। सो ओनली बी इज द पॉसिबल, ठीक है। अच्छा, आप देखो जो एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेड्स होते हैं उसमें जैसे ये एग्जांपल दी हुई है हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स, बुक के अंदर इसके अलावा और भी जो एग्जांपल्स हैं उनको भी आपने जरूर फॉलो करना है। तो हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स ये जो डाइटरी रिकेट्स है उससे मुख्तलिफ है। डाइटरी रिकेट्स में तो अगर डेफिशिएंसी हो मिनरल्स की, खासतौर पर विटामिन डी की, सॉरी मिनरल्स डेफिशिएंट होते हैं, सेकेंडरली पहले प्राइमरली उसके अंदर विटामिन डी डेफिशिएंट होगा डाइटरी रिकेट्स में, और उसकी वजह से फिर मिनरल्स भी डेफिशिएंट हो जाएंगे। तो वो जो डाइटरी रिकेट्स है विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से, उससे ये मुख्तलिफ है। वो रिकेट्स तो किसी को भी हो सकता है जिसको भी विटामिन डी डेफिशिएंसी होगी, लेकिन हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होगा कि विटामिन डी इनसेंसिटिविटी डेवलप हो जाएगी, विटामिन डी इनसेंसिटिविटी। विटामिन डी इनसेंसिटिविटी का मतलब है कि विटामिन डी बिकम्स नॉन फंक्शनल, विटामिन डी बिकम्स नॉन फंक्शनल। इवन विटामिन डी बॉडी में सफिशिएंट क्वांटिटी में मौजूद भी हो, लेकिन वो बॉडी में सेंस नहीं हो पा रहा होगा, इट बिकम्स नॉन फंक्शनल। तो ये इस तरह का प्रॉब्लम है, एंड दिस इज एक्चुअली अ डोमिनेंट एक्स लिंक्ड ट्रेट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल डी। इसके मुकाबले में जो नॉर्मलनेस होगी वो रिसेसिव है, नॉर्मलनेस इज रिसेसिव एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल डी। और चूंकि एक्स के साथ लिंक्ड है, लिहाजा किसी फीमेल के पास अगर ये कैपिटल डी जीनोटाइप मौजूद है तो फीमेल विल बी अफेक्टेड, और अफेक्टेड फीमेल को हम यूं शो करेंगे। अगर किसी फीमेल के दोनों में से एक के ऊपर कैपिटल डी और दूसरे पे स्मॉल डी हुआ तो शी विल आल्सो बी अफेक्टेड, और अफेक्टेड को हम अगेन ऐसे ही शो करते हैं। बेशक ये हेट्रोजाइगस है बट अफेक्टेड है। हम वो जो कैरियर वाला सिंबल यूज करते हैं वो तब यूज करते हैं कि अगर वो ट्रेट वैसे मौजूद ना हो लेकिन जीन में मौजूद हो। यहाँ पर जीन भी मौजूद है और ट्रेट भी मौजूद है, इस वजह से ये दोनों केसेस यूं शो किए जाएंगे। और अगर फीमेल के दो एक्स में से दोनों के ऊपर स्मॉल डी है तो शी विल बी क्वाइट नॉर्मल। लेकिन अगर मेल में देखा जाए तो इसके इकलौते एक्स के ऊपर अगर ये कैपिटल डी आ गया तो अफेक्टेड हो जाएगा ये, और अगर ये
स्मॉल डी आया तो ये नॉर्मल। अब आप देखो इसमें चांस, थ्योरेटिकल चांस अगर वर्कआउट किया जाए तो किसके अंदर ज्यादा है? फीमेल में देखो अफेक्टेड होने का चांस कितना है? 2/3, दैट इज 66% अप्रोक्सीमेटली। और मेल में एज यूजुअल वही 1/2, दैट इज 50%। तो आपको अब चांस इस ट्रेड का फीमेल में ज्यादा नजर आ रहा है या मेल में? फीमेल में। और हकीकत भी यही है कि दुनिया में अगर डाटा कलेक्ट किया जाए, जितने भी हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स के पेशेंट होंगे उसमें ज्यादा आपको फीमेल मिलेंगी, मेल आपको कम मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये दोनों ट्रेड्स में एक डिफरेंस याद कर लिया कि जो रिसेसिव एक्स लिंक्ड ट्रेड थे दे आर मोर कॉमन इन मेल, बट डोमिनेंट एक्स लिंक्ड ट्रेड्स आर मोर कॉमन इन द फीमेल। ओके, अब यहां पर देखो पेडिग्री वाज़ेह तौर पर आपको नजर आ रही है। जी हमना बेटे क्या कहती हैं आप? सर ये फीमेल में 75% नहीं बनना चाहिए? बेटे ये 3 किस्म की फीमेल है ना, 3 में से 2 अफेक्टेड और 1 नॉर्मल, तो 2/3 नहीं हुआ। और 2/3 को परसेंटेज में अगर लिखा जाए तो क्या लिखेंगे हम? 66 होगा या 75? 75 बेटे 3/4 होता है। 66%। ठीक है, वो जो 75 है ना वो 3/4 होना चाहिए। तो ये देखो 3 में से 2 अफेक्टेड दिखाई दे रहे हैं ना, टोटल 3 टाइप की फीमेल में से 2, तो ये थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है। सही। अच्छा, तो मुझे ना एक चीज समझ नहीं आई, मुझे यहाँ से जैसे हम वो कहते थे एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच, उसको हम कैरियर कहते थे जी, लेकिन यहाँ पे हम मैंने अभी तो बात समझाई है कि देखो जो कैरियर होगा ना, जी बिल्कुल, देखो जो कैरियर इंडिविजुअल है उसमें जीन प्रेजेंट होता है उस ट्रेट का, बट वो ट्रेट एक्सप्रेस नहीं हो रहा होता, ट्रेट एब्सेंट होता है। जैसे हम जब वो कैरियर बनाते थे ये इस तरह से एक्स कैपिटल एच और एक्स स्मॉल एच, तो देखो ये हीमोफीलिया का जीन मौजूद है लेकिन ट्रेट नहीं होता था, तो उसको तो हम यूं कैरियर दिखाते थे ऐसे करके कि जीन प्रेजेंट है बट ट्रेट नहीं है। ट्रेट होता तो पूरा डार्क कर देते ना, लेकिन यहां पर जीन भी प्रेजेंट है, कैपिटल डी जो इस ट्रेट को कंट्रोल कर रहा है हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स को, वो भी मौजूद है, और जीन मौजूद होने के साथ साथ ट्रेट भी मौजूद है। वो चूंकि डोमिनेंट है तो वो एक्सप्रेस कर रहा है हेटेरोजाइगस ट्रेट में, इस वजह से हम इसको यूं शो करने के बजाय यूं शो करेंगे। तो अब आप देखो कि ये अगर फादर अफेक्टेड हो तो जो डॉटर है वो अफेक्टेड आएगी। क्या डॉटर हमेशा अफेक्टेड आएगी? अगर देखो ये नॉर्मल, अगर मदर नॉर्मल भी हो तो डॉटर फिर भी अफेक्टेड आएगी, यानी इसमें एक अफेक्टेड फादर की डॉटर हमेशा अफेक्टेड आएगी। ये जो डोमिनेंट एक्स लिंक्ड ट्रेड होते हैं ना उसमें, लेकिन मैंने वो रिसेसिव एक्स लिंक्ड ट्रेड में आपको तंबीह की थी कि एक अफेक्टेड फादर की डॉटर हमेशा अफेक्टेड नहीं होगी, हो सकती है बट नॉट ऑलवेज। लेकिन इस केस में आप देखो कि जो अफेक्टेड फादर है उसका चूंकि एक्स क्रोमोसोम मिलना है डॉटर को, तो डॉटर को एक भी अगर ये जीन मिल गया तो वो अफेक्टेड हो जानी है, 2 मिल गए तो वो तो होनी है, लेकिन एक भी मिल गया तो अफेक्टेड हो जाएगी। तो इस केस में आपने ये याद रखना है कि अफेक्टेड फादर की डॉटर हमेशा अफेक्टेड आएगी। ये कौन सा ट्रेड होगा? एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। लेकिन वो जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव था उसमें अफेक्टेड फादर की डॉटर हमेशा अफेक्टेड नहीं हो सकती, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो ये दोनों पॉइंट्स आपने ग्रिप करने। अच्छा, तो अब इसमें आगे फिर इस अफेक्टेड डॉटर की शादी नॉर्मल मेल से हुई और उसके बाद आपको इसके सन में भी ये इनहेरिट होता हुआ नजर आ रहा है, डॉटर में भी। तो यहां पर आपको देखो क्रिस क्रॉस पैटर्न नजर नहीं आ रहा, ये क्रिस क्रॉस पैटर्न नहीं है, वो क्रिस क्रॉस पैटर्न सिर्फ रिसेसिव एक्स लिंक्ड ट्रेड शो करते हैं। ठीक है, और यहां पर दूसरी बात देखो कि ये जो पेडिग्री इसके अंदर वो ये कैरियर वाला सिंबल भी कोई नजर नहीं आ रहा, तो हम पेडिग्री देख के फौरन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन से वाला ट्रेड हो सकता है। तो आपको पेडिग्री दिखा के ये बातें पूछी जा सकती हैं। अब आखिर में आइए कि एक्स लिंक्ड वाई लिंक्ड ट्रेड्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड होलेंड्रिक ट्रेड्स, जैसे SRY जिसको सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन ऑन वाई कहते हैं, ये एक कॉमन एग्जांपल है वाई लिंक्ड ट्रेड की। इसके अलावा वाई लिंक्ड ट्रेड की और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ये सारी एनलिस्ट की हुई हैं। ठीक है, तो वाई लिंक्ड ट्रेड्स ये मेल से उसके सन में, उससे उसके सन में, ऐसे करके ये इनहेरिट होता हुआ जाएगा, ये कभी भी डॉटर में नहीं जाएगा।
ना इसका जीन डॉटर में जाएगा, ना ये ट्रेड डॉटर में जा सकता है, क्योंकि इसका जीन वाई के नॉन होमोलोगस आर्म के ऊपर मौजूद है और वाई क्रोमोसोम जो कि मेल में होता है, इस वजह से ये ट्रेड यो मेल टू मेल इनहेरिट होता हुआ जाता है। तो आपको अगर ये पेडिग्री दिखाई जाए तो आप इजीली इसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये वाइलिंग ट्रेड की पेडिग्री है। जैसे देखो ये मुख्तलिफ सवालात यहाँ पे बन रहे हैं कि स्ट्रेट हेयर्स ऑन द बॉडी एंड द वेबिंग टोज आर द एग्जांपल्स ऑफ विच काइंड ऑफ ट्रेड। तो मैंने ये एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी हैं, वेबिंग ऑफ टोज और फिर इसी तरह से ये स्ट्रेट हेयर्स ऑन द बॉडी, पोर्क्यूपाइन मैन इसको कहा जाता है, उसमें ये जो हेयर्स हैं ना ये थोड़े से स्टिफ होते हैं और यूँ ऐसे सीधे होंगे। तो ये दोनों ट्रेड्स असल में वाइलिंग ट्रेड्स हैं, दे आर वाइलिंग ट्रेड्स। अच्छा, a trait which is directly transmitted from affected father to the son only, तो ये भी वाइलिंग ट्रेड है। अच्छा, अब देखो ये पेडिग्री एनालाइज करते हुए आपने ये पेडिग्री देखी और इसको आप पहचान लेंगे कि कौन सी है, रिसेसिव एक्स-लिंक्ड ट्रेड या डोमिनेंट या वाइलिंग ट्रेड। तो मैंने अभी पहचान बताई थी, कैरियर नजर आए तो ये रिसेसिव एक्स-लिंक्ड ट्रेड है। तो आपने what type of inheritance model is shown in the pedigree, इस बात का ख्याल रखना है। अगर यहाँ पर ये कैरियर नजर आ रहे हैं तो आप कहेंगे कि ये रिसेसिव एक्स-लिंक्ड ट्रेड है। अच्छा, उसके बाद फिर देखें दूसरी पेडिग्री आप इसमें मुलाहिजा करें तो आपको कैरियर कोई नजर नहीं आ रहा, यानी रिसेसिव एक्स-लिंक्ड ट्रेड नहीं है। ये कौन सा ट्रेड होगा? ये डोमिनेंट एक्स-लिंक्ड ट्रेड है, क्योंकि इसके अंदर आप काउंट करें आपको फीमेल ज्यादा अफेक्टेड नजर आ रही है मेल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 फीमेल अफेक्टेड हैं, 1 2 3 4 मेल अफेक्टेड हैं। ठीक है, तो आप देखो इसमें तीसरी पेडिग्री आप देखें, इसमें मेल टू मेल इनहेरिटेंस होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये वाइलिंग ट्रेड है। अच्छा, पेडिग्री में से सिर्फ यही बात नहीं पूछी जाएगी कि व्हाट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस मॉडल, बल्कि इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रेशो ऑफ अफेक्टेड इंडिविजुअल टू द नॉर्मल इंडिविजुअल इन द पेडिग्री। ये किसी भी पेडिग्री के मुतालिक ये सवाल भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि व्हाट इज द रेशो ऑफ मेल इंडिविजुअल टू द फीमेल इंडिविजुअल इन द पेडिग्री। इसमें आपने ये अफेक्टेड या नॉर्मल को काउंट नहीं करना, सिर्फ मेल टू फीमेल आपने काउंटिंग करनी है। और फिर ये भी हो सकता है कि विच जनरेशन शोज हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द पेडिग्री। तो यूं आपने मुख्तलिफ जनरेशन्स को, जैसे ये जनरेशन यहाँ तो पॉइंट आउट की ना 1 2 3, अगर ये लेबलिंग ना भी हो तो आपको ये खुद से काउंट करना चाहिए कि दिस इज वन जनरेशन, दिस इज अनदर जनरेशन, दिस इज अनदर, दिस इज अनदर। तो ये सारे सवालात किसी भी पेडिग्री से पूछे जा सकते हैं। तो पेडिग्री दिखाई जाएगी और उसमें से ये सवालात बनेंगे। ओके जी। अच्छा, अ जीन प्रेजेंट ऑन बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? सेक्स इन्फ्लुएंस्ड या पार्शियल एक्स लिंक्ड या पार्शियल, इसे कहेंगे सूडो ऑटोसोमल। भाई सूडो ऑटोसोमल। अच्छा बेटे, आखिर में ये सेक्स रिलेटेड ट्रेड्स को थोड़ा सा देखते चलें। सेक्स रिलेटेड ट्रेड्स ऐसे ट्रेड्स को कहा जाता है जिनका रिलेशन मेल या फीमेल बॉडी के साथ है, मेल या फीमेलनेस के साथ है। इन ट्रेड्स के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो एक्स या वाई क्रोमोसोम पर मौजूद जीन से कंट्रोल हो। दे मे बी कंट्रोल्ड बाय एक्स और वाई क्रोमोसोमल जीन्स, या दे मे बी कंट्रोल्ड बाय ऑटोसोमल जीन, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। बट ये फैक्ट है कि दीज ट्रेड्स आर रिलेटेड टू मेल एंड फीमेल बॉडीज। इनकी दो टाइप्स होंगी, वन ऑफ देम सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स, जो दोनों में से किसी एक के अंदर कन्फाइंड होते हैं, फाउंड इन आइदर ऑफ द मेल और द फीमेल। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ सम एनाटॉमिकल डिफरेंस। दोनों बॉडीज को एग्जामिन किया जाए तो आपको कुछ बॉडी पार्ट्स में डिफरेंस दिखाई देता है, जिसकी वजह से सर्टेन मेल्स आर कन्फाइंड टू मेल्स एंड अदर आर कन्फाइंड टू फीमेल। जैसे मिल्क प्रोडक्शन या बियर्ड ग्रोथ, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ such traits which are limited to only one of the two sexes. Or sex influence trait on the other hand, they are found in both but they show different mode of inheritance. यानी अगर ये मेल में डोमिनेंट इनहेरिट कर रहा है डोमिनेंट ट्रेड के तौर पर, तो फीमेल में इसकी इनहेरिटेंस एज अ रिसेसिव ट्रेड हो सकती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा असल में फिजियोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से, यानी हमारी जो हार्मोनल प्रोफाइल्स होती हैं मेल फीमेल इंडिविजुअल्स की, उसमें फर्क होता है। सो ड्यू टू दैट डिफरेंस some traits have different expression in male and female bodies. तो जैसे इसकी एग्जांपल में हम पैटर्न बाल्डनेस ले सकते हैं। ये जो गंजापन होता है, बाल बिल्कुल
उड़ जाते हैं मेरी उम्र में आके। तो ये जो गंजापन है, पैटर्न बाल्डनेस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट। तो इसकी ये इनहेरिटेंस थोड़ी सी यहाँ पे देख लेते हैं हम। फर्ज कीजिए कि बाल्डनेस इज कंट्रोल्ड बाय अ जीन B1 and this baldness gene B1 is dominant in the male but it is recessive in the female. Remember, B1 जीन बाल्डनेस कंट्रोल कर रहे हैं, मेल में डोमिनेंट और फीमेल में रिसेसिव है। बट इसकी जो नॉर्मलनेस है B2 जीन इज कंट्रोल्ड बाय नॉर्मलनेस इज कंट्रोल्ड बाय B2 जीन। तो ये दरअसल मेल में रिसेसिव और फीमेल में डोमिनेंट है। तो अगर अब किसी भी इंडिविजुअल में B1 जीन होमोजाइगस स्टेट में हो और ये इंडिविजुअल अगर मेल है तो ये तो बाल्ड होगा, और फीमेल भी इस केस में बाल्ड होगी क्योंकि B1 इज द जीन फॉर बाल्डनेस, इस वजह से बाल्डनेस इसके अंदर भी होगी। अगर B2 जीन हेटेरोजाइगस स्टेट में किसी इंडिविजुअल में मौजूद है तो मेल इस केस में बाल्ड होगा बिकॉज B1 इज डोमिनेंट ओवर B2 और इस वजह से मेल में ये बाल्डनेस आ जाएगी। लेकिन अगर हेटेरोजाइगस जीनोटाइप फीमेल में है तो ये नॉर्मल हेयर रखती होगी क्योंकि इस केस में जो B2 जीन है इट इज डोमिनेंट ओवर द B1 और B2 इज फॉर नॉर्मल हेयर ग्रोथ, तो इस वजह से ये फीमेल नॉर्मल होगी। और B2 जीनोटाइप अगर किसी मेल में हो तो इसके नॉर्मल हेयर्स होंगे और फीमेल के भी नॉर्मल। तो आपको थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के लिहाज से फीमेल पॉपुलेशन में बाल्डनेस का चांस 1/3 नजर आ रहा है और मेल पॉपुलेशन में 2/3 नजर आ रहा है। और हकीकत भी यही है कि आपको दुनिया की पॉपुलेशन में ज्यादा बाल्ड अफराद मेल दिखाई देंगे एज कंपेयर टू फीमेल। सर मुझे ये थोड़ी कम समझ आई है, थोड़ा मुश्किल लग रहा है ये तो बेटे बहुत आसान है। देखो हमने कहा कि ये जो B1 जीन है ये बाल्डनेस को कंट्रोल कर रहा है और मेल के अंदर इसकी इनहेरिटेंस एज अ डोमिनेंट ट्रेट होगी। चूंकि ये एक सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट है ना, तो जब ये जीन मेल में होता है तो इसकी एक्सप्रेशन एज डोमिनेंट ट्रेट होती है। लेकिन यही जीन अगर फीमेल में मौजूद हो तो ये एज अ रिसेसिव ट्रेट इनहेरिट करता है ड्यू टू डिफरेंस इन फिजियोलॉजी, ड्यू टू डिफरेंस इन हार्मोनल प्रोफाइल। तो ये सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट है बेसिकली, सही है। B2 जो है वो नॉर्मल हेयर ग्रोथ के लिए ये बिल्कुल उसके अपोजिट बिहेव कर रहा है, यानी मेल में रिसेसिव फीमेल में डोमिनेंट। अब देखो आपने ये वाली चीज मद्देनजर रखते हुए एनालाइज करना है कि अगर किसी शख्स में फर्ज कीजिए B1 जीनोटाइप है तो B1 चूंकि है ही बाल्डनेस का जीन, चाहे ये होमोजाइगस स्टेट में मेल के अंदर हो तब भी बाल्डनेस कॉज करेगा, ये बेशक होमोजाइगस स्टेट में ये फीमेल में तब भी बाल्डनेस कॉज करेगा, क्योंकि बेशक फीमेल में ये रिसेसिव है लेकिन रिसेसिव जीन भी तो एक्सप्रेस करते हैं ना, और वो होमोजाइगस स्टेट में ही एक्सप्रेस करते हैं। तो फीमेल में इसकी एक्सप्रेशन होगी तो फीमेल विल बिकम बाल्ड। समझ आ गई बात अब। और अगर ये हेटेरोजाइगस स्टेट मेल में हो तो ये बाल्ड लेकिन फीमेल में नॉर्मल हेयर, क्योंकि फीमेल में B2 डोमिनेंट है जो नॉर्मल हेयर का है और मेल में B1 इज डोमिनेंट जो बाल्डनेस का जीन है। और जबकि तीसरी पॉसिबिलिटी ये दोनों केसेस में नॉर्मल हेयर्स की सूरत में अपीयर होगी। ठीक है। अच्छा अब देखिए कि ये क्वेश्चन इसी तरह का पूछा गया है कि अ मैन इज 45 years old and is bald. His wife also has pattern baldness. What is the maximum risk that their son will lose hair? तो एक मेल जो है वो बाल्ड है, उसकी जो वाइफ है उसमें भी बाल्डनेस है, दोनों ही बाल्ड हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम रिस्क आपने कैलकुलेट करना है। अब वो मैक्सिमम रिस्क क्या होगा? 100%। वो कैसे? इसको हम जस्टिफाई करते हैं। देखो मेल अगर बाल्ड है तो उसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं। मेल अगर बाल्ड हो तो उसके जीनोटाइप की दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो मेल B1 जीनोटाइप पोजेस करता होगा या फिर वो B2 जीनोटाइप पोजेस करता होगा। ठीक हो गया। लेकिन जो फीमेल बाल्ड होगी, फीमेल बाल्ड अगर होगी तो ऐसी सूरत में उसका जीनोटाइप एक ही पॉसिबल है और वो है B1 B2 या B1 के साथ वो बाल्ड नहीं हो सकती, तो इसका जीनोटाइप B1 ही होगा। अच्छा देखो इसको हम यहाँ पे ये जस्टिफाई कर देते हैं कि इस तरह से इसकी जस्टिफिकेशन हो सकती है। देखो कि अगर हम यहाँ पर ये वाइफ को B1 कंसिडर करें और
ये इसका साथ सिंबल भी यहाँ पे यूज़ करें, ये फीमेल है, और जबकि हस्बैंड को इसी तरह से बाल्ड तस्वर करें B1 होमोजाइगस स्टेट में, क्योंकि हेटरोजाइगस स्टेट के मुकाबले में होमोजाइगस स्टेट में चांस ज़्यादा होता है ना। और यहाँ पर साथ ये हस्बैंड का जो क्रोमोसोमल प्रोफाइल है वो भी शो करें। तो यहाँ पर देखो 2 टाइप के गैमेट्स और यहाँ पे 1 टाइप के गैमेट। तो इसमें आप गौर कीजिए कि ऐसी सूरत में यहाँ पर जो बाल्डनेस की प्रोबेबिलिटी सन के अंदर आ रही है, तो सन जितने भी पैदा होंगे वो बाल्ड होंगे, यानी 100% चांस है। और अगर आप दूसरी पॉसिबिलिटी देखिए कि अगर हम हस्बैंड को हेटरोजाइगस तस्वर करें, तो ऐसी सूरत में अगर इसको हेटरोजाइगस तस्वर किया जाता है तो यहाँ पर देखो ये सन आएगा और ये सन आएगा, तो ये सन भी बाल्ड होगा और ये भी, यानी इस केस में भी 100% चांस है। तो यही बात आपको समझाइए कि अगर ये सन के अंदर पूछता है तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ में 100% चांस ही बनेगा, और इस तरह से ये बाल्डनेस 100% आएगी। जी, तो इसके साथ ही हमारा ये जो आज का लेक्चर है अपने अख्ताम को पहुंचा। ये इनहेरिटेंस का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एवोल्यूशन के टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे, और उसके बाद फिर हमारा ये जो आखिरी वीकली टेस्ट है 10th वीकली टेस्ट, वो उसके बाद फिर कंडक्ट होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.